बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को दरख्वास्त ज़मानत देनी है तो उनको यहाँ पर ख़ुद पेश होना होगा। कल तक का वक्त दिया गया है, आज पहले 8 बजे तक का वक्त दिया गया। समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी हुई, दलाइल पेश किए गए। इमरान खान साहब के वकीलान ने आला अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के कुछ रेफरेंसेस भी पेश किए, कुछ फैसले भी पेश किए, कुछ जजमेंट्स के हवाले से गुफ्तगू शनीद भी हुई। अदालत ने इज़हार बरहमी भी किया और उन्होंने कहा कि उनको पेश होने में क्या हर्ज है। इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से, उन पर टांग पर जो लगी गोलियां हैं उस हवाले से उनके डॉक्टर्स ने सफ़र से उनको मना किया है। अलबत्ता अदालत ने कहा अगर एम्बुलेंस पे भी उनको यहाँ पर लाना मकसूद है तो उनको लाया जाए। अगर स्ट्रेचर, व्हील चेयर या किसी भी सूरत में वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं तो उनको पहुँचना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि उनको पहुँचना पड़ेगा। सो आज ये बातचीत करेंगे कि ये सारा मामला है क्या, कानून इस हवाले से क्या कहता है, आइन इस हवाले से यकीनी तौर पे क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट केस के हवाले से माजी के अंदर क्या रूलिंग्स है, ज़मानत जो है क्या किसी वीडियो लिंक के ज़रिए मुमकिन है या नहीं है, सिक्योरिटी खदशात इमरान खान से जुड़े हैं उसको भी आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज कौमी असम्बली के अंदर भी जो है एक बिल पेश कर दिया गया जिसके अंदर मज़ीद टैक्सेस जो है वो लागू कर दिए गए हैं। 25% तक के जो टैक्सेस हैं उनका इतलाक़ जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। लग्जरी टैक्सेस समेत, पेट्रोल की कीमतों समेत और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुमकिन तौर पर इजाफा चंद ही रोज़ के अंदर होने जा रहा है। साथ बात करेंगे पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से। पंजाब के इलेक्शन अभी तक इल्तवा का शिकार हैं। अदालत के अहकामात, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अपनी जगह मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन का जो कहना है वो अपनी जगह मौजूद है, हुकूमत की जो सपोर्ट है उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मेरे आरिफ चौधरी साहब, एक्सपर्ट एट लॉ। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को अगर थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता सकें कि इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हंगामा राई और एहतजाज से मुतालिक जो एक केस था जिसके अंदर उनको तलब कर रखा है अदालत ने और उन्होंने इस हवाले से ज़मानत की दरख्वास्त भी दे रखी है, कल तक का वक्त दिया गया है। क्या मामला है आइनी तौर पे और अभी तक कहाँ पे इमरान खान साहब स्टैंड करते हैं इस मामले में? बहुत शुक्रिया डार साहब। इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है उसमें हंगामा राई का केस उन्होंने दहशतगर्दी का केस में बना दिया, एक शाखाना का केस बना दिया। दोनों केसेस में अलग-अलग तौर पर उनकी तलबी है और उनका पेश होना जरूरी है। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के मामले में मुझे काफी हद तक ये तकलीफ महसूस हो रही है कि मामला इवन हैंडेडली नहीं डील किया जा रहा, एक ही तरह का सलूक सबके साथ नहीं किया जा रहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्हें ये रियायत दी गई और हमेशा अदालतें इस तरह देती भी है ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में, जहां वो तो एक्सेप्शनल केसेस भी नहीं थे। उनके मामले में तो होना ये चाहिए था कि पहले वो अपने आप को सरेंडर करते, जिस तरह ये जो वजीर खजाना है इसहाक डार साहब वो सरेंडर करते, या हमजा वो दूसरे शहबाज साहब जो सलमान शहबाज आए। लेकिन आज उन लोगों को पहले ऑलरेडी एंड शेड्यूल के मुताबिक उनमें से ज्यादातर यानी वो जो थे मफरूर थे, और मफरूर जो है उनके बारे में लॉ ये है कि वो अपने बहुत सारे फंडामेंटल राइट से भी महरूम हो जाते हैं। यानी उनके साथ वो सलूक नहीं होता जो आम मुल्ज़म के साथ होता है कि जब वो बेल के लिए आता है तो उसे यानी बेल बिफोर अरेस्ट दी जाती है इंटरम। लेकिन उनके लिए तो एक्सेप्शन इसलिए होता है कि वो ऑलरेडी फ्यूजिटिव ऑफ लॉ होते हैं, उन्होंने कानून को जंप किया होता है और वो यानी कानून को डिफाई किया होता है, इसलिए उन्हें वो रियायत नहीं मिलती। लेकिन यहाँ ये हुआ कि हमने देखा कि उनको वो रियायत मिली। और फिर मुझे ये भी याद है कि यहाँ के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जनाब आप एक सजा याफ्ता मुल्ज़िम के बारे में, मुजरिम के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में, उन्होंने कहा जी कि आप कल तक की उनकी जिंदगी की जमानत दे सकते हैं। जबकि ऐसी सूरत हाल में जब ये जो इमरान खान का केस है वो ये है कि इमरान खान साहब को एक तो गोलियां लगी, डॉक्टर्स ने मना किया है कि वो सफर नहीं कर सकते, और दूसरा सबसे ज्यादा बात जो तकलीफ दे बात है, उन पर हमला जो हुआ उस हमले के बाद खदशा फिर मौजूद है, थ्रेट उनकी लाइफ को मौजूद है। और ऐसी सूरत हाल में उनको ये कहना कि चाहे वो स्टेशन पे आ सके, अगर 2 हफ्ते ये रियायत दी जा सकती जो कही गई थी डॉक्टर की तरफ से, तो कोई इतनी इसमें बुराई वाली बात नहीं थी। तो मामला असल में ये है कि बहुत सारी दानिस्ता या नादानिस्ता, आई डोंट ब्लेम माय कोर्ट्स,
लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को, चूंकि एक तो तवज्जो हटाना मकसूद है सर मैं इसके ऊपर आता हूँ, मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे आपका तफसीली ओपिनियन लेता हूँ, लेकिन इससे पहले लोग थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहते हैं कि लीगली कितनी बाइंडिंग है इमरान खान साहब के ऊपर या किसी भी ऐसे बंदे के ऊपर इन टर्म्स ऑफ कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी निकाली जा सकती थी जिसका अदालत के अंदर आज उनके वकला ने जिक्र भी किया, अजहर सिद्दीक साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी वीडियो लिंक की ऑप्शन भी मौजूद है, तो क्या वीडियो लिंक के ऊपर नहीं लिया जा सकता था या इसके अंदर फिजिकली ही पेश होना इमरान खान का मकसूद था? आप फरमा चुके हैं माजी में ऐसी एग्जम्पशंस हैं, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हिम? देखिए, जब से ये वीडियो लिंक वाला मामला आया है उस वक्त से तो मैं समझता हूँ कि वीडियो लिंक पे भी लिया जा सकता है। और ये बेल का कॉन्सेप्ट क्या है? बेल का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ऐसे शख्स के बारे में जहां ये खदशा हो कि जनाब वो मफरूर हो जाएगा, उसको आप कहते हैं कि नहीं जनाब वो उसके मफरूर होने का खतरा है, वो लाजमी अपने आप को सरेंडर करे, अदालत में पेश करे। एक शख्स मौजूद है और उसकी तकलीफ का भी आपको इल्म है, सबको मालूम है, एक्सेप्टेड सर्कमस्टांसेस है। और ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है, ये इसका समरी ये है कि इट इज मेंट फॉर एक्सेप्शनल, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेशन है जो ऐसे लोगों को दी जाती है जो इनोसेंट है और उनके खिलाफ मुकदमात जो है वो मुआनत का नतीजा हो, मैलाफाइडी हो, बदनीयती से किया गया हो और मकसद उनकी तजलील हो, उनकी रुसवाई हो। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ वेरोसिटी इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन मसला और मकसद भी उसका ये है कि उनको जितना रुसवा किया जा सकता है किया जाए और वाले वाले मुकदमा वो बराह रास्त उनके दुश्मन बने बैठे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यानी उन्हें ये रियायत देना मैं नहीं समझता कि कोई गैर मामूली रहती। इसकी बहुत ज्यादा मिसालें मौजूद है, बल्कि चौधरी ज़ोहर इलाही साहब वाले केस में तो उस वक्त बाहर से ही कह दिया जाता था आके उस जमाने में तो कि खतरा है। वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जमाने में केसेस होते थे तो बड़ी यानी मारूफ है, इस तरह की मिसालें मौजूद है और हालिया दिनों की भी मिसालें मैंने आपसे अर्ज की है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे तो ये काफी ज्यादा अचंभे वाली बात लगी है कि क्या क़यामत आ रही थी कि ऐसी सूरत हाल में हर सूरत में उसे पेश किया जाए ये सारा। और यहाँ की कोर्ट जो है वो भी यानी सारा रूल ऑफ लॉ जो है वो इमरान खान के ऊपर ही आके गिर गया है। यानी बाकी साहब जो है उनसे तो आपको कोई खतरा नहीं, वो आ रहे हैं और बेले भी ले रहे हैं उनको। फिर आज तक नवाज शरीफ आया भी नहीं और नवाज शरीफ के भाई साहब जो है वजीर आजम बने बैठे हैं और उन्होंने बयान हल्फी भी दिया हुआ और उस बयान हल्फी को भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा जो अमल हो रहा है इससे सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है वो हमारा रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम। और आप देखें कि हर रोज अगर आप रेटिंग अपनी देखें तो हम कब आखिर में चले गए हैं। उसकी वजह क्या है कि चीजें सारी ऐसी लोगों को नजर आ रही है कि कानून जो है एक खास तबके के को वो तहफ़्फ़ुज़ देता है और बाकी लोग जो है वो उससे महरूम है। आम आदमी भी महरूम है और आम आदमी की बात करने वाला अगर कोई शख्स पॉपुलर लीडर है तो वो भी उससे महरूम है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप दहशतगर्दी के मुकदमे में या मुलव्वस करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि पूरी कौम के बारे में आप ये तस्दीक कर देते हैं पूरी दुनिया के सामने कि जनाब हमारा तो प्राइम मिनिस्टर दहशतगर्द है, साबिक प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद बाकी क्या रह गया कि पूरी अच्छा, ये बताएं कि अब जिस तरह उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना है, फवाद चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के बाहर हमारा एहतजाज जो था वो पुरअमन था, लेकिन हम पे जो केस बनाया गया या खान साहब पे जो बनाया गया वो दहशतगर्दी का चार्ज जो लगाया गया। अब इसको डिटर्मिन करने के लिए लीगल क्या तरीक़ाकार होता है? यानी कि इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, ओपोनेंट पार्टी उसको रिजेक्ट कर देती है, बट लीगल कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है जिससे अदालतों में होता हुआ इवेंचुअली आपको या तो कन्विक्ट ठहराता है या आपको एग्जाम्प्ट कर देता है? व्हाट इज दैट? देखिए, सबसे पहले कोर्ट के पास टेस्ट ये होना चाहिए कि दहशतगर्दी का मुकदमा उस शख्स पे होता है कि वो ऐसा एक्ट करे जिससे बहुत क्रिमिनल एक्ट जिससे खौफ व हरास फैल जाए, सोसाइटी के अंदर पैनिक फैल जाए, बच्चे के अंदर खौफ, सारे लोग जो है वो हैरान परेशान हो जाए। इतना बड़ा मिसाल के तौर पर एक शख्स आता है आके तो जनाब वो सड़क पे खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, कई लोग उससे जख्मी हो जाते हैं, मारे जाते हैं और वो जनाब लोग दौड़ जाते हैं, घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं कि जनाब ये है दहशत। एक शख्स अगर कोई एहतजाज करता है उस एहतजाज के नतीजे में कई नारे लगते हैं, क्या लोग वहां जाके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो
इसमें दहशतगर्दी का क्या तस्वर है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक अर्ज करूं, आज एक खौफनाक बात जो हमारे साथ हुई, हमारा इस्लामाबाद में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद बार के मेंबरान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा करवा दिया, जबकि वो एहतजाज का झगड़ा उनका चीफ जस्टिस के साथ था। तो यहाँ तो मिस यूज ऑफ पावर जो है ऐसी सतह पे हो रही है जहां बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि ये दहशतगर्दी का केस नहीं बनता इमरान खान के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, माहिर कानून है, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका। गुफ्तगू नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। आज जहाँ पे ये एक डेवलपमेंट थी उसका भी जिक्र सारा दिन होता रहा, शाम तक बल्कि रात तक जो है इस हवाले से अदालतें जो है वो काम करती रहीं। कल इसको पेंडिंग कर दिया गया है और कल अब देखना है कि क्या होता है, इमरान खान साहब पेश होते हैं नहीं होते। लेकिन इसी सब असना के अंदर कौमी असम्बली के अंदर एक और जो है वो बिल पेश कर दिया गया है जिसमें आवाम के ऊपर हैवी ड्यूटी टैक्सेस जो है वो आयद कर दिए गए हैं। उनका इतलाक बहुत जल्द हो जाएगा, 25% तक जो है इजाफा कर दिया गया कीमतों के अंदर। आवाम जो ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ इकनॉमिक प्रेशर है उस पर मज़ीद बोझ पड़ गया है। ये क्यों डाला गया है? IMF की शराइत, अगर उसका मकसद पाकिस्तान की बहाली है तो आम शख्स तक उसका असर क्यों नहीं जा रहा है, इस हवाले से बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में हमें सुहेल लाशारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ हमारी टीम ने लोगों से भी बातचीत की है और उन लोगों से जिनसे बातचीत की है वो बातचीत भी हम आपको सुनाते हैं कि लोगों का जो नए टैक्स आयद किए जा रहे हैं वो क्या है। कुछ देर में इस हवाले से आपको उनकी आरा से आगाह करते हैं, अवामुन नास की। सुहेल लाशारी साहब से गुफ्तगू का इस हवाले से आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो लाशारी साहब। लाशारी साहब, ये फरमाइएगा कि ये किस हद तक मकसूद था नए टैक्स का इतलाक़ करना? सदर साहब के पास वज़ीर ख़जाना साहब लेकर गए एक अदद ऑर्डिनेंस, वो चाहते थे कि पास हो, एक उन्होंने मुसवदा पेश किया लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इवेंचुअली राउट हो गया सारा मामला टुवर्ड्स पार्लियामेंट। कैसा देखते हैं सर आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपके जो कर्जे इस कदर बढ़ गए हुए हैं और आप सिर्फ 1 बिलियन से ज़्यादा की किस्त लेने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और IMF के साथ जो आपके मुआहदा हुआ है वो इसी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। ऑल्दो ये ऑर्डिनेंस के तहत तो हो नहीं सकता था और वैसे भी IMF ने मानना नहीं था, तो ये असेंबली से ही पास होगा और फिर सेनेट में भी जाएगा। मगर दरअसल बात यही है कि जब आप अपने आप को ऐसे एक कैद खाने में धकेल दें और जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो, और ये कोई आज की बात नहीं है, आप मुसलसल 23 दफा इस IMF के जुंगल में फंसे हैं और अब देख लें कि GST भी 1% बढ़ गया, टैक्सेस भी बढ़ गए, पेट्रोल की कीमत पहले तो बड़ा ख्याल था कि 30-32 रुपए बढ़ेगी, अगर अब 10 रुपए बढ़ती है तो चलो एक मुनासिब होगा। मगर इस जो ये बैंड एड जो लगा है अभी हमें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे मसाइल का हल हो जाएगा, ये वक्ती रिलीफ हो जाएगा। मगर बात दरअसल ये है कि हम अपने आप को इतना कमजोर और इतना नहीफ, अपने आप को इस तरह से बुरा भला कहते हैं कि अब भी हम अपने आप को डराते फिर रहे हैं कि जी डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आप कैसे समझते हैं कि FDI बाहर से आएगी या कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ से करेगा या इवन लोकल बंदा भी इन्वेस्टमेंट करेगा? तो इस हवाले से हमें एहतियात बरतनी चाहिए और असूली तौर पे यही होना है कि चलिए इसके बाद जो हमारी फ्रेंडली कंट्री, बहुत सारे जिम्मेदार लोग कह चुके हैं, मिसाल के तौर पे शब्बर जैदी साहब फॉर्मर चेयरमैन FBR हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब आप जानते हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ क्लियर डिफॉल्ट या वी आर क्लोजर टू द डिफॉल्ट लाइन। तो फिर हम इसको किस तरह डिनाई कर सकते हैं, आम शख्स कैसे कर सकते हैं जब इतने आम मनसब पर बैठे लोग कह रहे हैं? बात दरअसल यही है कि कुछ लोग जो समुंदर से बाहर खड़े होके और फिर कहते हैं पानी बहुत ठंडा है और ऐसा हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं जब से उन्होंने कहा है आज तक तो डिफॉल्ट नहीं हुआ ना। अच्छा, अब डिफॉल्ट होता क्या है? बात दरअसल ये कि आपने कर्जे वापस करने हैं, आपके पास डॉलर नहीं है, पैसे रुपया जो है आपके पास रेल पेल है, आप बाजार में जाके देखें इस वक्त आपको हर तरफ रौनक नजर आएगी। रुपया हमारे पास है, डॉलर नहीं है। अब डॉलर हमारे पास कैसे आएंगे? उसके लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं है, ये मिड टर्म बातें हैं और जो कि आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर ये लोन मिल भी जाता है, आप डिफॉल्ट नहीं भी करते हैं, मगर बात यही है कि अगर आपका बच्चा
किसी वक्त कोई नाफरमानी करे तो आप उसको घर से निकाल नहीं देते और ये नहीं कहना शुरू कर देते कि मैंने आग कर दिया। और इन लोगों ने ऐसा अफरा तफरी इस कौम में फैला दी है डिफॉल्ट की कि मुझे अफसोस होता है कि ये अपने आप से मायूस होकर बैठे हुए हैं। तो इतना ही डिफॉल्ट है तो फिर ये भी यहाँ से मुल्क छोड़ के चले जाएं, जैसे कुछ लोग मायूस होकर छोड़ के चले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सर। मैं ये कहूँगा बहुत मुख्तलिफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे साथ रहें, इस पर करते हैं प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें ज़ीशान मर्चेंट साहब, एक्सपर्ट हैं, बिलखुसूस टैक्स के मामलात को जो है बहुत करीब से समझते हैं। वेलकम टू द शो ज़ीशान साहब। ज़ीशान साहब, डिफ़ॉल्ट के हवाले से तो स्टेटमेंट्स हर किसी की ज़ाहिर अपनी अपनी आ रही हैं। लार्जली लोग जो है या जो मनसब पर बैठ चुके हैं, हम वज़ीर ख़जाना समेत, फॉर्मर चेयरमैन FBR समेत, वो डिफ़ॉल्ट की जानिब इंडिकेशन दे चुके हैं, बल्कि क्लियर कट कह चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जिस तरह अपना फरमा रहे हैं लाशारी साहब के ये मायूसी फैलाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। आप इस सब को कैसे देखते हैं? जो नए टैक्स लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक मकसूद हैं? और मेरा एक सवाल, आम आदमी वाला सवाल, कि इस सब के ऊपर बिजली गिरती है तो बेचारे अवाम उन्नास के ऊपर गिरती है। जो अशिया खुरनोश हैं उसकी कीमतें आप जानते हैं कि बढ़ जाएंगी। जो बड़ा मगरमच्छ है जिसके मुंह में हाथ डाल के पैसे निकालने की हर लीडर बात करता था, वो आज भी टैक्स नेट से बाहर है। वाई दिस इज मैंडेटरी सर? आपने बिल्कुल सही कहा कि बोझ गरीब आदमी पे पड़ेगा, बोझ एक आम आदमी पे पड़ेगा, बोझ उन लोगों पे पड़ेगा जो टैक्स के नेट में हैं भी और जो नहीं भी हैं। क्योंकि जब आप सेल्स टैक्स का रेट 1% बढ़ाते हैं तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है नहीं देखता कि इसे गरीब आदमी पे लगना है या अमीर आदमी पे लगना है, ये तो उस पे लगना है जो उसे कंज्यूम करेगा। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस होते हैं, जो जितना कंज्यूम करता है उसके ऊपर लग जाते हैं। तो अमूमन यही होता रहा है कि हम यही कह देते हैं कि जी टैक्स रेट 1% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो तो रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। ये नहीं देखते कि आप जितना टैक्स रेट बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी, उतना टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। हम इनको बता बता के थक गए कि आप जितना टैक्स रेट को नीचे लेके जाएंगे चोरी खत्म हो जाएगी, चोरी वायबल नहीं रहेगी, लोग सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी सोच है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वो रिस्क लेने से डरते हैं और टैक्स बढ़ा के, रेट्स बढ़ा के समझते हैं कि बजट्स पूरे हो जाएंगे। कोशिश एक दफा टैक्स कम करके भी देख लें रेट को तो शायद नतीजा कुछ डिफरेंट हो जाए। बहरहाल मुश्किल ये है इस वक्त कि इकोनॉमी जो है नहीं चल रही, इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, बिजनेसेस लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे, लोग बिजनेसेस बंद इसलिए भी कर रहे हैं कि इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ है, इंपोर्ट्स हो नहीं रही। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट डिलेमा ये है सर, ये वो सारी चीजें हैं जो इसके डेफिनेटली आफ्टर मैथ हैं या इससे जुड़ी कनेक्टेड चीजें हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो सरकार इस वक्त टैक्स इंपोज कर रही है, जिसका आप फरमा चुके हैं कि लोगों पे डायरेक्टली असर पड़ेगा, तो लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पे जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं और जो नए टैक्स इंपोज होने जा रहे हैं वो तो नज़ला उन पे गिर चुका है, वो गिरेगा। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं, मैं फिर दोहराऊंगा, टैक्स नेट में वो क्यों नहीं आ पाते? क्यों हमारे बड़े सरकार, क्यों हमारे एग्रीकल्चरिस्ट क्यों नहीं आ पाते? और ये भी फरमाइएगा सर कि जो दुकानदार, कारोबारी तबका है, छोटा स्मॉल टाइम, व्हिच इज अराउंड 3 मिलियन, सिर्फ वो है टैक्स नेट में, बाकी नहीं है। हम जब बचपन से सोशल स्टडीज पढ़ते थे, फिर पाकिस्तान स्टडीज हमने जब पढ़ना शुरू की स्कूल में, तो हमें यही सिखाया गया कि जी पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है और पाकिस्तान का जो 70% इन्हिसार है वो एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के ऊपर है। लेकिन जब हम बड़े होकर प्रोफेशनल लाइफ में आए तो पता ये चला कि जी एग्रीकल्चर पे तो कोई इनकम टैक्स ही नहीं है, क्योंकि सूबाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सूबाई इनकम टैक्स लगना है। अब सूबाई इनकम टैक्स तो ना मिलने के बराबर है, क्योंकि वहां पे सूबाई इनकम टैक्स कोई देता ही नहीं। अब मसला ये हो गया है कि जीडीपी की कंट्रीब्यूशन में एग्रीकल्चर का 20% है, हम नहीं लगा पाते टैक्स। रिटेल हम दुनिया की 7वें नंबर की रिटेल की बड़ी मार्केट है, 6ठे नंबर की पॉपुलेशन है और 7वें नंबर की रिटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। रिटेलर पे 3000 रुपए टैक्स लगाया महीने का, रिटेलर ने अपने मसल्स को फ्लेक्स किया और उन्होंने वो टैक्स खत्म करवा लिया। जब भी रिटेलर के ऊपर कोई टैक्स लगा उन्होंने अपने मसल्स को फ्लेक्स किया और उन्होंने वो टैक्स खत्म करवा लिया। मसला ये कि हम आप ये दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि हुकूमतों को अपना वोट बैंक मुतासिर होता नजर आया तो उन्होंने फौरी तौर पर बैकआउट कर दिया। यकीनन, इसमें कोई दो राय नहीं। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी यही किया था, आपको याद होगा, शुरू में ऐसी बहुत सारी चीजें लाई गई थी, 50,000 रुपए के ऊपर NIC होगा,
टैक्स होगा, हर चीज़ ऑडिट का हिस्सा बनेगी और इवेंचुअली आफ्टर मेरा ख्याल है 2 या 3 हफ्ते के बाद उसको रोल बैक करना पड़ा। उसको 1 लाख रुपए कर दिया था लिमिट को, फिर 2 साल के बाद उसे खत्म कर दिया, चूंकि उसमें बहुत सारी चीजें खैर नाजायज भी थी, गलत भी की थी, उसको करेक्ट भी किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रॉपर स्टेप्स ले ही नहीं रहे, हम डॉक्यूमेंटेशन करना ही नहीं चाहते, हम चीजों को देखिए। मसला ये है, वक्त ये है कि जो जितना कमाते हैं उसको उतना टैक्स देना चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टैक्स देना चाहिए। मसला ये कि गवर्नमेंट जो है, जैसे आपने कहा, जो बड़े मगरमच्छ हैं, हम कब से सुनते आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो है वो 70,000 लोगों का डेटा कलेक्ट हो गया, जिन्होंने बड़ी लेविश प्रॉपर्टियां किराए पे दी हुई और रेंट नहीं देते। आज तक कितने लोग पकड़े गए? सवाल ये पैदा होता है कि मुझे इसाक डार साहब की कोट अनकोट बात याद है 2013-14 में, उन्होंने कहा था हमारे पास 30 लाख रिटेलर्स का डेटा है। आज वही डेटा वो कह रहे हैं कि 22 लाख लोगों का डेटा है। सवाल ये कि 13 से आज तक हम 30 से 22 पे कैसे पहुंच गए? हमें तो बढ़ जाना चाहिए था। हमारी मसला एक तो ये, हम होमवर्क नहीं कर रहे, हम जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को पीस रहे हैं, हम जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस में उन लोगों की कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ा रहे हैं कि जो ये विदहोल्डिंग करके आपको जमा कराते। अब मसला ये है कि कोई भी जो सिस्टम में नहीं है, वो तो अगर आप उसके कोई डॉक्यूमेंटेड सेक्टर अगर उससे कोई काम कराता है, वो कहता है जी मुझे तो लाख रुपए चाहिए नेट, टैक्स आप अपनी जेब से दे, तो ये तो उस बिजनेस की कॉस्ट बढ़ा दी ना आपने। ये सिस्टम में तो नहीं लेकर आए इस बंदे को कि जिसका लाख रुपए पे टैक्स कटना चाहिए था। मसला ये है कि हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। मैं आपके गेस्ट की बात सुन रहा था डिफॉल्ट सरचार्ज की, डिफॉल्ट की, मैं थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करता हूं कि हम डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं। आपका स्टेट बैंक का रिजर्व $2.9 बिलियन से कम रह गया है। आपको इस साल जो जून तक तकरीबन $5 से $6 बिलियन वापस करने हैं। आप कैसे करेंगे? सवाल ये है कि यकीनन पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और पॉजिटिव इमेज ही बाहर जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन हमने हालात से मुंह मोड़ लिए, उस दिन वहीं पे हमारी जो है डाउन टर्न शुरू हो जाएगा। हालात से मुंह मोड़ लिए तो यकीनी तौर पर जो है वो हम अपने साथ ही गलत करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। ये फरमाइएगा लाशारी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव अप्रोच आपकी बिल्कुल है और वी कैन क्लियरली सी दैट, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं सर, और जो माजी हमारा होता आया है इतने सालों पर मुहीत है, वो कुछ और कहानी दास्तान सुनाता है। IMF की 23rd एपिसोड है जिसका हम हिस्सा हैं इस वक्त, और शायद दुनिया में लार्जेस्ट IMF से लोन लेने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार हो रहा है। और इस वक्त जो IMF पाकिस्तान से करवा रहा है, आपके ख्याल से वो बिल्कुल दुरुस्त करा रहा है और वो करवा पाएगा जो वो करवाना चाहता है? देखिए, वो तो आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा, इसमें से कोई चारा नहीं है। मगर जैसे हमारे साथी बता रहे हैं ज़ीशान साहब के ग्राउंड रियलिटीज की भी बात करनी है, और अंडर $3 बिलियन हमारे पास रिजर्व्स रह गए। मगर इसके साथ साथ $7 बिलियन हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास पड़े हैं, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी पड़े हैं। हम हमेशा उसको भूल जाते हैं और इसी की बात करते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जैसे ही IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है, तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी डेफर पेमेंट कर लेंगे, कुछ ना कुछ हमें शायद कैश की इंजेक्शन भी हो जाए। मगर फिर मैं यही बार पहले भी मैंने बात कही थी कि ये एक बैंडेड है, ये एक इमीडिएट सोल्यूशन है, मगर ये इलाज नहीं है जो आपका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ है सर, कुछ सजेस्ट करें ना, क्या होना चाहिए, क्या करने चाहिए बड़े स्टेप्स 2-3? खान साहब ने सबसे पहली बात और वो मेरे भी दिल लगती बात की है कि आपको पहले फूड सिक्योरिटी करनी है अपनी। जब तक, क्योंकि GSP आप नहीं खा सकते, आपको अपनी फूड सिक्योरिटी करनी है, आपको सेल्फ रिलायंट होना है और पहले अपनी फूड पे, और उसके बाद आपके पास IT का सेक्टर है जो होम बेस्ड भी है, आप घर बैठ सकते हैं। उसके बाद आपकी माइनिंग सेक्टर है, आपकी ब्लू इकोनॉमी है, मैं किस चीज़ का आपको नाम दूं, मगर बात यह है कि आपकी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं हुई है। सबसे पहले आपको रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ेंगी, इलेक्शंस के भी और बाकी भी इंस्टीट्यूशंस की, FPR की, जैसे हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। हर एक छोटा बड़ा दुकानदार इमीडिएटली टैक्स्ड होना चाहिए, वो चाहे $1,000 महीने का दे, $10,000 साल का दे, उसको टैक्स आना चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि एकदम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। मगर अगर आपने अपनी सियासत को भी और अपनी इकोनॉमी को भी इसी तरह रखा, क्योंकि इकोनॉमी नहीं चलती इन आइसोलेशन, इट हैज टू वर्क विद अ वेरी लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें इंस्टीट्यूशंस अपना अपना किरदार पूरा कर रही हूँ। क्योंकि देखिए लीडरशिप जो है ना,
वो बुनियादी तौर पे अखलाकी इम्तियाज पे चलती है, वो रास्तबाजी चलती है। और उसमें सबसे पहले बात यही होती है कि एक बुनियादी सच्चाई हो, उसमें रिलायबिलिटी हो, अच्छी फैसले कर सकें और पब्लिक के कामों के लिए उनके पास डिवोशन हो और इंटरेस्ट हो, और इसके बाद वो एक उसका जो मॉरल कंपस है वो बिल्कुल सही हो। ये इकोनॉमी की अभी आप इन आइसोलेशन करेंगे कि बस इकोनॉमी चल पड़ेगी, तो ऐसे नहीं चलती है। आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स के साथ लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा मर्चेंट साहब, जिस तरह अभी फरमा रहे हैं इस वक्त लाशारी साहब, ड्रास्टिक स्टेप्स जो है वो लेने होंगे। अब हुकूमत के अपने अखराजात बहुत सारे हैं, बहुत सारी हुकूमत की अपनी पाली हुई लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं, बहुत सारे उनके घर हैं, फिर उनके मुलाजमीन हैं जो लुक आफ्टर करते हैं, कई 100 कनालों पर मुहित बेंगलोज हैं जो सरकार रन करती है। अब उन्हीं में हम हर दफ़ा सुनते हैं कि जी हम यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील कर देंगे गवर्नर हाउस को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट नथिंग हैपन्स ऑन द ग्राउंड। वन एंड द अदर थिंग इज़ कि अब जिस तरह वुज़रा ने ऐलान किया, जो ख़बर हम तक पहुँच रही है, वो कहते हैं कि जी हम अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होते। तो ये बताएं कि ये सिर्फ खाना पूरी है, सेरेमोनियल चीज़ें हैं, या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है, या ये करना चाहिए, या इससे फ़र्क पड़ेगा? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं इसको कई सालों से सुनता हूँ। हर आने वाली गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाएंगे, हम ऑस्टेरिटी मेजर्स करेंगे, हम गवर्नमेंट का खर्चा कम करेंगे, लेकिन दिखता इसके बिल्कुल बरक्स है हमें। आप मुझे ये बताइए कि अगर इस वक्त जो ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम खर्चे कम करेंगे, तो क्यों हर थोड़े दिनों बाद जो है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट हो जाते हैं? एग्जैक्टली, गालिबन 83 हो चुके हैं। कि यानी आप ये देखें ना कि आप ये हिस्ट्री है कि आपकी पार्लियामेंट में इस वक्त कोई 150 के करीब लोग बैठे हुए और 85 जो है वो जो है उसमें से वुज़रा हैं, यानी एक के ऊपर एक, दो के ऊपर एक। तो ये क्या, इस तरीके से आप मैसेज क्या दे रहे हैं दुनिया को? जो आप जब आप मल्टीलैटरल डोनर्स के पास जाते हैं तो आप पूरा पूरा जहाज भर के लोगों को लेके जाते हैं, तो व्हाट मैसेज यू आर गिविंग? क्वेश्चन ये है कि ये जो हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं गवर्नमेंट के पास, बहुत सारी खरीद भी जा रही हैं, कई घरों की आपने बात की, उसकी मेंटेनेंस है। हमें एक्शंस से बताना पड़ेगा कि जी हम सीरियस हैं पाकिस्तान के लिए, हम सीरियस हैं अपने खर्चों को कम करने के लिए। तो जब दुनिया को नजर आएगा कि आप खर्चे कम कर रहे हैं और खर्चे कम होते हुए नजर भी आ रहे होंगे, तो यकीनन वो आपका साथ देंगे। इस वक्त जो एक सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो मसला है कि जो भी इंटरनेशनल डोनर्स भी आपके हैं वो ये कहते हैं कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं आ जाते हम आपको लोन्स नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि उनका आपके ऊपर वो एतबार नहीं है जो होना चाहिए। तो हमें ये कहीं ना कहीं देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। इस वक्त की पोजीशन ये है कि हम कर्ज ले रहे हैं सूद देने के लिए। हमारा डिलेमा इस वक्त ये है कि हम जितने कर्जजात अभी अगला ले कर्ज रहे उतारने के लिए, सूद देने के लिए, उससे पिछला कर्ज उतार रहे हैं, और ये एक मुल्क का डिलेमा है। एक्सपोर्ट्स आपकी बतदरीज कम हो रही हैं, रुपए की कदर आपकी बतदरीज कम होती चली जा रही है, आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ रही है। अभी तो आप डरे उस दिन से कि जिस दिन इन्होंने ये पेट्रोल पे सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज दे दी। आज 15 तारीख है, अगर कल इन्होंने सेल्स टैक्स लगाने की पेट्रोल के ऊपर तजवीज दे दी तो एक पेट्रोल के ऊपर यकीनन 30-40 रुपए तो वही पड़ जाएगा। तो आप इस वक्त जो जिस पोजीशन पे खड़े हुए हैं बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है। यहाँ से आपको वो कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिससे आपको ये नजर आए कि जी हम ये खर्चे कॉन्क्रीट और सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और ये चीज़ बावर करानी होगी कि गवर्नमेंट इज़ रियली सीरियस अबाउट इट। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने पड़ते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, नए लागू किए गए टैक्सेस के हवाले से, जिसका इतलाक बहुत जल्द हो जाएगा। पेट्रोल की आने वाले दिनों के अंदर बढ़त के हवाले से भी बातचीत करेंगे। इस सब का नज़ला जो है, यह सब का जो रिज़ल्ट है वो अवामुन्नास के ऊपर गिर रहा है। अवामुन्नास इस हवाले से क्या कहती है, हम इस बारे में आपको सुनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़ीशान मर्चेंट साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल लाशारी साहब। आप दोनों भी सर सुनिए और इस अवामुन्नास की राय के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले लोग रहे हैं, ये मरे हुए को मार रहे हैं, मार लें, कब तक जाने चलेंगे ये लोग? आखिर इनके गले पे आएंगे लोग, इनके गले पकड़ेंगे लोग, अपनी याशियाँ छोड़ नहीं रहे।
अपने वज़रा को बढ़ाते जा रहे हैं। अभी कल परसों 7-8 वज़ीर बढ़ा दिए हैं उन्होंने। ये तो बिल्कुल हो जाता है, ये तो कर रही है। अभी मैंने खबरें सुनता था, अभी कहते हैं और बम गिराने, अभी तेल और 10 रुपये महंगा हो रहा है। क्या कर रहे हैं? चले जाओ, मर जाओ, इसे डूब के मर जाओ। ये 10 दिनों में महंगा हुआ है 200 रुपये, 10 दिनों में। ये मैं लिख के देता हूँ। पहले ही बहुत मुश्किल है, खाना पीना और मुश्किल हो जाएगा लोगों को। गाड़ियाँ मर्सिडीज़ मंगवा ली हैं 12-14, उसको ख़त्म करें, पेट्रोल को ख़त्म करें और वहाँ पे बोझ डाल रहे हैं, अपने गले पे डालें। मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। महंगाई को अगर नहीं रोकेंगे तो मुल्क जो है बहुत बुराई की तरफ जाएगा। इतनी बुराइयां जन्म ले रही हैं, लड़ाई झगड़े, चोरी डकैती, फसाद, और आप गदागरी देखिए, हर जगह पे लोग भीख मांगने के लिए निकल आए। अब हर बंदा सड़क पे निकल आए। रोज़ अनसर्टिनिटी है, हमें नहीं पता क्या होना है, किस वक्त क्या होने वाला है। आप ये देखिए हर वक्त चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। रोटी आप देखिए कितनी महंगी होगी, खाने पीने के लाले पड़ गए। तो खुदा के लिए हुक्मरानों को चाहिए होश के नाखुन लें। जिस तरह ये महंगाई चल रही है तो आवाम को मारे जा रहे हैं। ये लोग जब आ रहे थे, ये PDM वाले, कि हमने महंगाई कंट्रोल करनी है, कि खान साहब से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, हम महंगाई कंट्रोल करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। आटा देखें आप, उसके बाद घी को देखें, और जो मजदूर लोग हैं वो क्या करें? गरीब है, वहाँ मर रही है। अवाम उन्नास का क्या कहना है वो नाज़रीन आपने सुन लिया है। लाशारी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अवाम पहले परेशान है, नए टैक्सेस का इतलाक़ हो रहा है, जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जो IMF की रिक्वायरमेंट्स है, वो इन चीज़ों को, इन दाव पेज को नहीं समझते। वो ये जानते हैं सिंस मैनी ईयर्स, बल्कि फ्रॉम मैनी डेकेड्स दे आर सफरिंग। क्या कहेंगे अवाम, क्या करे फिर अब? देखिए, महंगाई तो हो रही है, उसकी वजह पहले से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई इस वजह से हो रही है कि कोविड की वजह से 2 साल दुनिया मुजमिद हो गई और सारी चीज़ें रुक गई, जिसकी वजह से पहले एक तूफान महंगाई का आया। और उस वजह से चूंकि हमारे अपने ज़राअत और दूसरी चीज़ों, जो फूड सिक्योरिटी की मैंने पहले भी बात की, वो नहीं थी, इसकी वजह से महंगाई हुई है। महंगाई बुनियादी तौर पे इस वक्त ग्लोबल फिनोमेना, मगर महंगाई अपनी जगह पे एक हकीकत है। मगर महंगाई के रोने से महंगाई चली नहीं जानी। बात दरअसल यही है कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपनी आमदन बढ़ाएं। महंगाई होती क्या है कि जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो आपकी जो परचेजिंग पावर होती है उससे ज़्यादा होती है। अगर आपके पास परचेजिंग पावर हो तो फिर आपको महंगी से महंगी चीज़ महंगी नहीं। दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम अब क्या करें? देखिए, वो तो सारी कौम का है ना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और बाकी भी सब शामिल हैं। मगर चूंकि हमारी सोसाइटी इस वक्त कंज्यूमेबल सोसाइटी हो गई है, कंज्यूमर सोसाइटी हो गई है, उस वजह से हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ बड़ी आसानी से हमें दस्तयाब हो जाए और बगैर मेहनत के दस्तयाब हो जाए। देखिए, इस कौम को मेहनत, ईमानदारी की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, एतबार की ज़रूरत है, ट्रस्ट की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से ये नहीं होगा। आप सबसे पहले अपनी जो अनसर्टनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, इसको हटाएं। उसके लिए आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है कि आप इलेक्शन सस्ते करें, क्योंकि नहीं तो यही एलीट हमेशा इलेक्शन जीतेगी। आम आदमी जो आज महंगाई का रुपना रो रहा है, वो सियासत में अपना हिस्सा डाल ही नहीं सकता। सियासत में हिस्सा सिर्फ अवाम का ये नहीं है कि वो वोट जाकर डाल दे और उसके बाद उस अवाम को पूछा ही ना। इसको मैं वोटोक्रेसी कहता हूँ कि बस वोट की हद तक तो है, उसके बाद चीज़ नहीं है। तो हमें एक्शन रिफॉर्म्स लेके आनी है कि एक आम बंदा मेजर्स लेने हैं और इन सब का जो है अवाम को साथ साथ बोझ बर्दाश्त करना होगा। ज़िशान मर्चेंट साहब, अवाम किधर जाए, सवाल वही है आपसे, क्या करें? कई साल, कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, कई हुकूमतें आई, कई चली गई, डिक्टेटर्स भी आए, डेमोक्रेसी भी आई, डेमोक्रेसी के नाम पे भी बहुत सारा कुछ यहाँ पे होता रहा। किधर जाएं अवाम, अब क्या करें? लोगों की बस हो गई है सर। मसला ये है कि हमने कभी सवाल ही नहीं किया ना गवर्नमेंट से। पैसे बढ़ते चले गए कि महंगाई बढ़ती चली गई, हमने सवाल नहीं किया। 60 की दहाई में हम सुनते हैं कि कुछ थोड़े से पैसे बढ़ गए थे, उस पर गवर्नमेंट घर चली गई थी और लोगों ने एक तूफान मचा दिया था। अब तो कीमतें बढ़ती हैं तो लोग पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। अब अमीर आदमी ये कहता है यार
50 लीटर पे 1500 रुपए तो पेट्रोल बढ़ा है, क्या फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा का तो हम एक वक्त में खाना खा लेते हैं। तो जब तक ये सोच रहेगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का पित्ता नहीं मरेगा, गरीब आदमी अलबत्ता मर जाएगा, लेकिन होगा ये कि या तो ये बाय डिजाइन किया जा रहा है कि गरीबों को और गुर्बत में लोगों को इतना डाल दो कि उनके पास दूसरे सवालात करने के लिए वक्त ही ना हो और वो इन्हीं में उलझे रहें। हमें देखें, मैं तो एक अगर होलिस्टिक पिक्चर देखूं तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो की ही इसलिए जाती हैं कि लोगों को छोटे छोटे इश्यूज में इतना फंसा दो कि वो कंस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ आए ही नहीं। लेकिन सर इससे जुर्म भी तो बढ़ेगा ना, अनरेस्ट भी तो होगा, हुकूमत के लिए वो भी परेशानी और वो सिर्फ सवाल ही नहीं करते। और ये जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चेंज नहीं हो सकता। हमने मैन्युफैक्चरिंग, जब हम अगेन मैं आपको अपने स्कूल लाइफ की बात बताऊं कि हम ये पढ़ते थे कि सोशल स्टडीज में, पाकिस्तान स्टडीज में, कि कराची यूज्ड टू बी द हब ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हुआ ये आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री यहाँ से खत्म होती चली गई, किसी ने जोर वो नहीं दिया, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें हमने हर चीज बाहर से मंगाना शुरू कर दी, पाकिस्तानी चीजों की कदर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई। तो हुआ ये कि आप एक इंपोर्ट सेंट्रिक कंट्री बन गए। आपने अपने जो ये बटन जिसको हम शर्टों में लगा दें वो भी बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और चीजें तो छोड़ दें, सुई भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मसला बहुत सारी इंपोर्ट जो है वो वक्त के साथ बढ़ती गई, लोग बहुत सारी आसाइशों के अंदर चले गए। मेक इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान को नहीं हम मेड इन पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। बहुत शुक्रिया ज़िशान का कहना था, हमें उन्होंने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सुहेल लाशारी साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, सर बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, हालात हाज़रा से आपको आगाह रखेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।